अस्सलाम वालेकुम, सुबह खैर, अ वेरी गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग स्पॉट के साथ मैं हूं अफशीन कुरैशी और मैं हूं आपका मेज़बान बिलाल खान एंड गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। पूरे पाकिस्तान को गुड मॉर्निंग इसलिए कहते हैं, सुबह का आगाज़ होता है तो याद आता है सुबह उठते ही कि बीइंग अ पाकिस्तानी दुनिया भर के अंदर जिस तरह से अब नाम बन रहा है उसी तरह से काम बनता दिखाई दे रहा है। पिछली डेवलपमेंट तो बहुत सारी हुई हैं, लेकिन उसमें से सबसे अच्छी एक बात मुझे अफशीन पता है क्या लगी? आप ये देखिए कि जब कोई नया प्रोजेक्ट होता है, कोई नई स्कीम आ रही होती है या फिर कोई नया घर के अंदर कोई काम शुरू होता है, घर का हर फर्द अपनी पोजीशन को भूलकर सिर्फ उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करने में लग जाता है। कभी कभार ऐसा होता है कि घर की छत डल रही होती है तो आप जो है वो तगारी के अंदर चीज़ों को उठा के इधर रख रहे होते हैं, कभी आप जो है वो सामान को साफ कर रहे होते हैं। काम नहीं होता आपका, मजदूर लगे हुए होते हैं, आप खुद काम कर रहे होते हैं। एक तरफ हम देखते हैं कि एक हमारे हाफिज साहब हैं, वो तेहरान चले गए, एक हमारे जो है वो शरीफ साहब हैं, वो जो है सऊदीया चले गए, फिर दूसरे हमारे जो डार साहब हैं वो किसी और दौरे पे चले गए। मतलब हर जगह डिप्लोमेसी दिखाई दे रही है। एक पैगाम कितना अच्छा जा रहा है कि हमारे जो फील्ड मार्शल हैं वो फुल अपने यूनिफॉर्म में बूट समेत वो गए हैं तेहरान। क्या इस्तकबाल हुआ है, और उन्होंने एक ये मैसेज दिया है कि हम तेहरान के साथ भी हैं। इसी तरह सऊदी अरब से जो हमारे इस वक्त डिप्लोमेटिक टर्म्स हैं वो इतने अच्छे हो गए हैं। बिल्कुल। और खातमुल अंबिया हेडक्वार्टर का भी दौरा किया हाफिज साहब ने। बिल्कुल। और दूसरी बात ये अफशीन के वन ऑफ द बेस्ट थिंग आई हैव एवर सीन इन माय लाइफ, जो आपने कहा ना यूनिफॉर्म के अंदर वो गए और जिस तरह से वो स्टेज से उतर रहे हैं, जहाज़ की जो आपका जो पूरा लगा होता है सिस्टम, और फिर उसके बाद वो उसको जिस तरह से पूरे नक्शे को खींचा है और बगलगीर होते हैं, मिलते हैं। ये पता है बड़ा सॉफ्ट एक पैगाम दिया है कि यूनिफॉर्म पर्सन यानी कि मिलिटरीली पाकिस्तान की सबसे आला क़यादत इस वक्त ईरान के साथ है। बिल्कुल। और साथ ही मतलब पाकिस्तान ने इस वक्त जो अपने डिप्लोमेटिक टर्म्स का इजहार किया है ना, एक तरफ हमारे फील्ड मार्शल गए तेहरान में तो दूसरी तरफ हमारे वज़ीर आज़म गए सऊदी अरब में। और आपको पता है सऊदी अरब ने मिलिटरीली यूएसए को छोड़कर पाकिस्तान का सहारा लिया है। इतना बड़ा मुल्क, और सोचें कि पाकिस्तान हमारा अब कितना मतलब उसकी इज्जत में इजाफा हुआ है कि यहाँ की आर्मी वहाँ पर डिप्लॉय की जा रही है फॉर सिक्योरिटी पर्पस। जो सिक्योरिटी उसको यूएसए ने नहीं दी तो उसने यूएसए से अपनी मिलिटरीली टाइज खत्म करके वो पाकिस्तान का सहारा लिया है सऊदी अरब ने। और इसके अलावा भी दूसरे रीजन्स और मिडिल ईस्ट के और दूसरे कतर दूसरी भी जगहों पर वज़ीर आज़म ने ये दौरा किया है। यानी कि जो हमारे डिप्लोमेटिक टाइज के अलावा जो हम अपनी एक तरह से हमारे इन्वेस्टमेंट भी आने के चांसेस। भाई आज लड़की सारी चीज़ें लेके बैठी है, आज पढ़कर बैठी है, सारी नॉलेज है भैया आज डॉक्टर अफशीन के पास। डॉक्टर साहबा एक बात और है यहाँ पर कि इस वक्त मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान की वो पोजीशन है कि बड़ी बड़ी थिन लाइन है। इधर जाते हैं तो बहुत सारी चीज़ें बिगड़ सकती हैं, लेकिन इसी लाइन के इस तरफ रहते हैं तो बड़ी चीज़ें सुधर सकती हैं। अब आप ये देखें GF-17 3 या 4 आई गेस इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो सऊदी बेस के ऊपर उतार दिए गए हैं। और इसी के साथ साथ हमारे जो दूसरे जहाज़ हैं, एयरक्राफ्ट हैं, वो वहाँ पर पहुँच चुके हैं। 10,000 के करीब फ़ौजी वहाँ पर डिप्लॉय किए जा चुके हैं पीस पैक्ट माहिदे के तहत। अब कुछ अजीब और गरीब मंतक़े हैं, लोग हैं, कयासराइयाँ होती हैं। उन्होंने कहा कि अब देखो सऊदीया ने ईरान पर हमला करने के लिए ना पाकिस्तान की फ़ौज को बुला लिया, पाकिस्तान की अफवाज को बुला लिया। अरे बेवकूफ़ों, पाकिस्तान का मुआहदा है कि अगर सऊदीया पर या पाकिस्तान पर कोई हमला होता है तो दोनों ममालिक बाहमी रजामंदी से एक दूसरे के साथ इत्तेफाक करेंगे और जंग के अंदर हिस्सा लेंगे। इसका कतई ये मतलब नहीं है कि अगर कहीं से ऐसा मिज़ाइल आ जाता है, कहीं से ऐसी बात हो जाती है जो मुस्लिम मुल्क है और वो आप पर मिज़ाइल इसलिए नहीं गिरा रहा कि आप मुस्लिम मुल्क है, इसलिए गिरा रहा है कि वहाँ पर अमेरिका की बेस है जो आपकी ज़मीन से इस्तेमाल हो रही है उसके लिए, तब भी आप नहीं करेंगे हमला। ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। पाकिस्तान ने बताया ये चीज़ सऊदीया को। के लिए ये चीज़ अगर मैं कहूँ कि एक हूँ मुस्लिम हरम की पासबानी के लिए, तो वो इस वक्त जो मुस्लिम का किरदार है वो पाकिस्तान अदा करने जा रहा है हरम की पासबानी के लिए। यानी कि अगर कोई मलबा गिरता है खुदा न खास्ता हरम पर तो वो पाकिस्तानी जो फोर्स है वो पहले ही से उसको इतना प्रोटेक्ट कर ले कि वहाँ पर कोई मलबा ना गिरे किसी जगह। अच्छा, दूसरी चीज़ ये यहाँ पर मुझे कहना पड़ेगा कि कुछ लोगों से हमें बड़ी उम्मीदें थी, कुछ ममालिक से हमें बड़ी उम्मीदें थी माजी के अंदर भी, लेकिन वो ऐसे बिल्ली थैले से बाहर आई है, ऐसे खुलकर बाहर आए हैं कि पता चल गया देयर इज़ नो ग्रे एरिया, ओनली ब्लैक एंड वाइट। तो अब वो ब्लैक में खड़े हुए हैं, हम उन्हें वाइट में समझते थे। कर्जा भी वापस कर दे क्या हमने, कर्जा भी हमारा जो था वो मामला सेटल डाउन हो गया। अब ऐसी चीज़ें हैं कि आप यहाँ पर बैठकर डिस्कस नहीं कर सकते, लेकिन उनके लिए पैगाम ये है कि आपने सबसे पहले ये देखना है कि ब्रादर मुल्क कौन सा है, मुस्लिम ममालिक कौन से हैं। पाकिस्तान किसी मुस्लिम मुल्क से इस वक्त
ना तो लड़ने की बात कर रहा है, ना लड़ाई का पैगाम दे रहा है, अमन का पैगाम दे रहा है, सालिसी का किरदार अदा कर रहा है। और एक चीज़ और, डोनाल्ड ट्रंप को झेलना सबसे मुश्किल काम है। और इस वक्त अगर डोनाल्ड ट्रंप को कोई जो है वो लेकर चल रहा है ना इंसान का बच्चा बना के, तो वो हाफिज साहब हैं, वो उन्हीं की बात सुनता है और किसी की नहीं सुनता। अच्छा ये बताएं कि जो अमेरिका अपने आप को सुपर पावर कहता था, इस जंग को मतलब इस लड़ाई को छेड़ने के बाद, इस जंग को करने के बाद अब सबसे ज्यादा नुकसान किसका हो रहा है? अमेरिका का। $2 बिलियन जो है वो एक दिन के अंदर आपने जंगों के अंदर फेंके हैं, झोंक दिए हैं। आपकी आवाम आपके साथ नहीं खड़ी है, आपका नेटो आपके साथ नहीं खड़ा, आपकी यूरोपियन कंट्रीज आपके साथ नहीं खड़े, आपके कैनेडियन जो गवर्नमेंट है वो आपके साथ नहीं खड़ी है। बहुत बहुत शुक्रिया। और ये है वो पानी का गिलास जिसके ऊपर आखिरी जंग होनी है। और इस जंग का मतलब ये मैं समझा दूं आपको, जो कहते थे ना कि पानी के ऊपर जंग होगी, पूरे अरब ममालिक के अंदर एक बात सबको पता है, वाजे है कि पानी की कोई ऐसे निज़ाम नहीं है कि आबशार हों, झरने हों, दरिया हों, पहाड़ों से पानी आए। वहाँ पे डिसैलिनेशन प्लांट लगा के समंदरी पानी को पीने के काबिल बनाया जाता है। अगर वो डिसैलिनेशन प्लांट खुदा ना खास्ता तबाह कर दिए जाएं, जो कि कोशिशें तो थी इजराइल की, तो पूरे अरब कंट्रीज़ के अंदर पानी का ज़ख़ीरा मुश्किल से 15 से 20 दिन का है, उसके बाद नहीं है। ये तमाम चीज़ें जो है ना हम आपको बताते रहेंगे, लेकिन कैसे मैं भूल सकता हूँ जब तक प्रोड्यूसर मेरा जिंदा अल्लाह से ज़िंदगी दे और इसे इसी तरह जो है ना वो बोलने की सलाहियत दे। ये बताते हैं मुझे, ये बताते हैं हमें कि भाई अच्छी बात भी कर लो। तो अच्छी बात है आज आपके पास? बिल्कुल, हमारे पास आज के दिन जो अच्छी बात हम आपसे करने जा रहे हैं वो ये है कि इंसान जो है ना उसमें जाहिर है बहुत सारे इमोशंस का मतलब मजमुआ होता है। ठीक है। तो अगर जो है आप साफ गोई जो है इंसान की वो शख्सियत का बुनियादी सुतून है जिस पर उसकी इज्जत, एतमाद और वक़ार, बिल्कुल साफ गोई, ये सब उसकी एक ना ज़रूरी एसेंशियल्स हैं उसके। तो ये सिर्फ एक आदत नहीं है बल्कि आपका मुकम्मल लाइफस्टाइल है जो इंसान को सच्चाई, सादगी और दयानत का दर्ज देती है। तो जब इंसान अपनी बात में सच्चाई रखता है, अपने दिल में बगैर किसी बनावट के और लालच के जो बात भी होती है वो बयान करता है, और उसके अंदर एक अजीब सा खुद भी सुकून होता है, उसके दिमाग को भी सुकून होता है कि हाँ यार जो कुछ भी है मैं सही बोल रहा हूँ। हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होना शुरू हो जाता है। बिल्कुल, दूसरों की नजरों में मोतबर होता है। एट द एंड ऑफ अ डे जब भी मीटिंग में उसकी बात रखी जाती है वो यही कहते हैं कि हाँ भाई इसी बात बंदे की बात सच्ची है, इसी पर बिलीव करो। अच्छा, आज के दौर के अंदर ना व्यूअर्स जरा कनेक्ट करें, जहाँ पर मफाद परस्ती है, यानी कि सेल्फिशनेस कह लें आप इसको, या आपको अगले से फायदा ही लेना है, जहाँ पर दिखावा है, जहाँ पर बनावट है, ये बड़ी कॉमन चीजें हैं। मैं कोई ऐसी बात नहीं कर रहा जो आपने नहीं फेस की होंगी। वहीं पर आप देखें कि साफ गोई एक नायाब खूबी बन चुकी है। मतलब साफ गोई इज लाइक आज नायाब इसलिए है कि मिलती नहीं है। जिसकी बात में देखें मिलावट है, जिसकी बात में देखें धोखा है, जिसकी बात में देखें कुछ लोग तो वो हैं जिनके लिए कुरान में जिक्र है, पूरी आयत पूरी सूरत उतारी गई है, सूरे मुनाफिकून, मतलब वो मुनाफिकों की निशानियां उसमें बताई हैं। तो आप देखें कि आजकल साफ गोई ना बिल्कुल कम हो चुकी है, खत्म हो चुकी है, मुनाफिकीन की तादाद बढ़ चुकी है। अक्सर लोग वक्ती फायदे के लिए ये सिर्फ सोचते हैं कि बस अच्छा ये गिलास मिल जाए पानी का, मेरी प्यास बुझ जाए, जितना झूठ बोलना है, जितना कत्लो आम करना कर लूँ, झूठ का सहारा लेते हैं। मगर वो ये नहीं जानते, ये समझते ही नहीं है कि झूठ हमेशा झूठ रहता है, झूठ की आने वाली नस्ल भी झूठ होती है, झूठ को बचाने के लिए जो चीज़ पैदा की जाती है, जो उसकी औलाद होती है, वो भी झूठ कहलाती है। तो झूठ को बोलने के लिए आपने सिर्फ एक लम्हा लगाते हैं, झूठ को बचाने के लिए आप उसकी 7 नस्लें पैदा करते हैं, यानी कि 100 झूठ और बोलते हैं। बिल्कुल, ये नहीं वक्ती बस आपका वो साथ देता है। इसके बरक्स जो है, जो साफ को इंसान है, चाहे वो वक्ती तौर पर मुश्किल में आ जाए, लेकिन वो तवील मुद्दत जो उसका लॉन्ग टर्म प्रोसेस होता है उसमें वो इज्जत और भरोसा ही हासिल करता है। तो जो साफ गोई होती है वो उसको अंदर से मजबूत बनाती है, और ऐसा शख्स ना किसी खौफ में जीता है और ना ही किसी दिखावे का मोहताज होता है। वेरी गुड। अच्छा, ये बड़ी प्यारी बात आपने की कि झूठ बोलना और सच बोलना ना, इस पर जरा से बताऊँ एक बड़ी मिसाल प्यारी सी है। एक शख्स से मैंने बड़े अरसे दराज के बाद बात की, और मुझे पता था कि इससे पहले मेरी बहुत सारी चीज़ें बातें होती, लेकिन मैं भूल गया था कि ज़िंदगी के कौन कौन से हिस्सों को मैंने डिस्कस किया है शख्स से। तो मेरी परसों तरसों शख्स से मुलाकात हुई। आधी बात मैं उसे बता रहा था कि ज़िंदगी में यार अब ये चल रहे चले, तो आधी बात वो कनेक्ट कर रहा था, हाँ फला दिन तुमने बताया था साल में कि ये भी हुआ था। तो मुझे ये फील हुआ ऑटोमेटिकली, यार मैंने अपनी ज़िंदगी का सच इसे बताया हुआ है, इसका फ़ायदा क्या हुआ आज 8 साल के बाद, 7 साल के बाद उसको तो वही बात पता जो मैंने बताई है, चाहे सच हो या झूठ हो। मुझे याद नहीं है कि मैंने उसे क्या बोला था। तो आपको हमेशा याद रहता है कि जब आप सच बोलते हैं ना तो आपको डरने की ज़रूरत नहीं थी, लेकिन जब आप झूठ बोलते हैं और किसी शख्स से आप 3-4 साल के बाद मिल लें, फिर आपका झूठ पकड़ा जाता है, फला दिन तो तुमने ये कहा था, फिर आपको झूठ को छुपाने के लिए 10
कैप्स यानी कि टोपियां और पहनानी पड़ती हैं और फिर 10 बातों को और झूठ बोलना पड़ता है, आपकी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है कि आपने फलां से क्या बोला है, इससे क्या बोला है, उससे क्या बोला है। ज़िंदगी को ना साफ रखें, इस पानी के गिलास की तरह और इस पानी की तरह शफाफ रखें। यकीन करें ये पानी इतनी बड़ी नेमत है ना, इसी तरह सच बोलना भी एक बहुत बड़ी नेमत है। ज़िंदगी को आप सुकून में ले आएंगे, अपनी ज़िंदगी को बर्बाद ना करें। बिल्कुल, और माशरे में भी ऐसे ही लोगों का किरदार अहम है और उनकी बात पर यकीन किया जाता है और दूसरे भी उसकी मिसाल देते हैं। मतलब जो आपके रिश्तों की बुनियाद है ना, वो ही इस पे कायम होती है कि जब ताल्लुकात आप सच्चाई होगी तो ज़ाहिर है एतमाद बढ़ता है और दिल के रिश्ते जो हैं वो भी मजबूत होते हैं। और ज़ाहिर है, और जब किसी चीज़ में झूठ शामिल हो जाता है तो वो आपके रिश्ते कमज़ोर कर देता है। तो साफ गोई ना सिर्फ आपकी इंडिविजुअल लाइफ में के लिए ज़रूरी है बल्कि एज अ होल आपके तमाम इज्तिमाई तौर पर भी एक सेहतमंद माशरे की बुनियाद है। बहुत ज़बरदस्त बात की आपने और अच्छी अच्छी बातें आप करती हैं, अच्छी बातें बताती हैं। थैंक यू सो वेरी मच फॉर दिस। और रोज़ाना एक अच्छी बात होती है, मैं तो कहता हूँ कैसे लेकर आती हैं। ये भी उसी तरह काम कर रही हैं जैसे एक शख्स इस मुल्क के लिए सबसे ज़्यादा काम करता दिखाई दे रहा है, वो शख्स है फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर साहब। और इनके साथ सैयद से पहले जो है ना वो हाफिज़ भी लगता है, हाफिज़ कुरान है। बड़ी मुझे ये पर्सनालिटी पता है पसंद क्यों है। एक तरफ आप जंग ज़दा माहौल के अंदर देखें तो चेहरे पे हैबत और रौब देखते हैं। एक जगह आप एक वीडियो वायरल होती है, बच्ची का कहीं किसी गांव में कब्जा हो गया था, पानी छोड़ रहे थे कोई बडेरे, तो ये हाफिज़ साहब वहाँ खड़े हुए थे और वो बच्ची जो है वो उनसे कह रही है कि मेरे गांव के अंदर ना वहाँ पे ना पानी छोड़ दिया जाता है। मतलब वो लग रहा था शेरों का वो पूरा झुंड खड़ा हुआ है यूनिफॉर्म के अंदर ना। हाफिज़ साहब ने पीछे वाले कमांडर्स को कहा इस मसले को देखें। ये मामला शुरू वहाँ से हुआ है। ये सोशल मीडिया पे भी चल रहा है कि ये हाफिज़ साहब का जो एक रोब और दबदबा था, जो अब दुनिया देख रही है, दुनिया मान रही है, ये उस छोटी सी वीडियो क्लिप के अंदर देखा गया था कि उसके बाद वो मामला ही बढ़ गया था। वो वडेरा पता नहीं कहाँ जिंदा है कि नहीं है, वो बंदा पता नहीं कहाँ गया, पाकिस्तान में है भी कि नहीं है। वो उसकी ज़िंदगी अब कहाँ गुजर रही होगी। लेकिन मुझे ये पता कि वो पानी तो बढ़ गया होगा जो उसने बेचारे ने गांव में छोड़ा था और हाफिज़ साहब तक पहुँच गया था। इसी तरह इस पानी की बात कर लेते हैं जिसके ऊपर आबनाए हुर्मुज़ है। तो आबनाए हुर्मुज़ पर भी हमने देखा कि इसी पानी को कैद कर लिया था। और कैद किसने किया था? अमेरिका ने, कि भाई वहां से आने जाने के लिए नाकाबंदियां शुरू हो गई थी। तो इसको भी मामले को टेकअप कौन कर रहा है? हाफिज़ साहब। ये पर्सनालिटी बड़ी अच्छी, इनकी खबर जरा अफशीन आप शामिल कर लें। ऐसा है कि जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्होंने ईरानी सदर मसूद पेज़ेश्कियान से मुलाकात की वहाँ जाकर, और जितने भी अहम उमूर हैं उस पर डायलॉग्स हुए। और जो ये मुलाकात थी उसमें ईरानी वज़ीर ख़ारजा अब्बास अराग़ची और वज़ीर दाख़िला मोहसिन नक़वी भी साथ थे। और इससे पहले जो फील्ड मार्शल आसिम मुनीर है, उन्होंने जुमेरात को तेहरान में एक मसरूफ़ दिन गुजारा। उस मसरूफियात में मैं आपको बताऊं तो उन्होंने ईरान की ख़ातमुल अंबिया सेंट्रल हेडक्वार्टर है उसका विज़िट किया। उनके कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल अब्दुल इलाही से मुलाकात हुई, जिसके दौरान जो है ना जो बायलैटरल टर्म्स हैं उस पर भी गुफ्तगू हुई। और ISPR जो है उसके मुताबिक जो फील्ड मार्शल है उन्होंने दौरे तेहरान, अमेरिका और ईरान के दरमियान जो जारी मीडिएशन प्रोसेस है उसमें हिस्सा लिया। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, एक चीज़ और है, आप ये देखें कि शहबाज शरीफ साहब भी जा सकते थे, कहने की तो बात है ना, वज़ीर आज़म में पड़ोसी मुल्क है, तेहरान जा सकते थे। और तेहरान से भी जो डेलीगेशन आया था उसको भी आपने देखा कि किस बेहतरीन तरीके से आपने प्रोटोकॉल दिया। तेहरान के साथ हमेशा आप मिलिट्री को देखेंगे, इसका एक रीज़न है। सऊदीया के साथ हमेशा ब्यूरोक्रेसी को देखेंगे, इसका एक रीज़न है। आप ये समझ लीजिए कि जिस मुल्क को हिफाजती तौर पर आपने आगे लेकर चलना है तो आप वो साइलेंटली पैगाम देते हैं कि इस मुल्क के साथ हमारे मुल्क का ये हिस्सा खड़ा हुआ है। अच्छा, जिस मुल्क के अंदर हिफाजती तौर पर नहीं, आपको डिप्लोमेटिकली या पीस पैक्ट या फिर आपको जो है वो आगे कर्जों की अदायगी या चीज़ों को लेकर चलना है, तो उसके अंदर आप अपनी ब्यूरोक्रेसी को आगे देखते हैं। ये बड़े सॉफ्ट मैसेजेस होते हैं कि किस शख्स ने किस कहाँ जाना है। मैं तो कहती हूँ पता नहीं कौन लीड तो हमें पता है कौन कर रहे हैं, लेकिन कौन ऐसा है जो पाकिस्तान को इतना डिप्लोमेटिकली अवेयर कर रहा है कि यहाँ पर जाएं तो यूँ करें, यहाँ जाएं यूँ करें। मतलब पाकिस्तान इस वक्त बहुत ज़बरदस्त पता हासिल करना है कि चलें ये जुमला भी मैं दे देता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं। जो इस वक्त हाफिज़ साहब को और जो इस वक्त शरीफ साहब को अच्छे बेहतरीन मशवरे दे रहे हैं, अल्लाह ताला उसको सलामत रखे। उसके मशवरे बड़े काबिल गौर हैं एंड दे आर कॉल्ड थिंक टैंक्स। ये नज़र नहीं आते, ये दिखाई नहीं देते, ये सुनाई नहीं देते, लेकिन ये दिलों में उतर जाते हैं। सारे फैसले जो है ना वो खुद ब खुद होते चले जाते हैं। इनको सलामत रखे और इनकी ज़िंदगियों को सलामत रखे। आपने मेरे वो जो वर्ड मेरे जहन में नहीं आ रहा था वो उसमें आपने मेरे दिल की बात कह दी।
और वाकई जो थिंक टैंक्स हैं इसको वाकई अल्लाह ताला सलामत रखे, क्योंकि इस वक्त पाकिस्तान मिलिटरीली हो, डिप्लोमेटिकली हो, इस वक्त इतने अच्छे तरीके से परफॉर्म कर रहा है कि पूरी दुनिया की नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अच्छा, आप बात कर लेते हैं वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की, जो कि अमन मिशन के तीसरे मरहले में तुर्किया के शहर अंतालिया पहुँच गए हैं। और अंतालिया के गवर्नर हेलूसी शाहीन ने एयरपोर्ट पर वज़ीर आज़म और जो पाकिस्तानी वफ़द हैं उनका जो है पुरतपाक इस्तकबाल किया है। और इस मौके पर जो है वो पाकिस्तान के तुर्की में जो सफ़ीर यूसुफ जुनेद हैं और जो आला सिफारती एहलकार हैं वो भी मौजूद थे। तो वज़ीर आज़म 5वीं एंटालिया डिप्लोमेसी फोरम में शिरकत करेंगे। ज़बरदस्त, और ये बड़ी ज़बरदस्त खबर आपने जो है शेयर कर दी है, क्योंकि इस फोरम की अगर बात करें ना, जो शिरकत करेंगे इस फोरम के दौरान वज़ीर आज़म जो है वो पाकिस्तान, उनका जो नुक्ता नज़र होगा, जो पॉलिसी होगी वो पेश करने के लिए जो लीडर्स पैनल है ना वहाँ पर ये शिरकत करने जा रहे हैं। एंड वन मोर थिंग कि वज़ीर आज़म की तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोगान से भी और दीगर अहम आलमी रहनुमाओं से भी दो तरफा मुलाकातें एक्सपेक्टेड हैं। जबकि नायब वज़ीर आज़म, जिनको मैं बड़ा पसंद करता हूँ, सागदार साहब, वो वज़ीर इत्तलात नशरियात और अतर तार साहब, और फिर साथ साथ मुअव्विन खुसूसी तारिक फातमी के बारे में आपको बताया था, ये खालिद फातमी के भाई हैं और हमारे बड़े अच्छे सीनियर हैं। खालिद फातमी बड़े अच्छे जर्नलिस्ट हैं, तो हम इनसे तारिक फातमी के बारे में सुना करते थे। तारिक फातमी इज़ वन ऑफ दोज पर्सन्स जो थिंक टैंक का काम करते हैं बेसिकली, जो बेसिकली आपको मशवरे दे रहे होते हैं, इकोनॉमिकली भी, मिलिटरीली भी। इनकी बड़ी कुर्बानियाँ हैं तारिक फातमी साहब की, ये भी साथ हैं इस पूरे डेलीगेशन के अंदर। और फिर दूसरी बात, बैनुल-अक़वामी मीडिया के जो तर्जुमान हैं उसमें मुशर्रफ ज़ैदी पाकिस्तानी वफ़द में वज़ीर आज़म के हमरा मौजूद होंगे। एक बात यहाँ पे चली थी कि कुछ लोगों ने कहा कि आपने देखा कि जब इस्लामाबाद की सरजमीन के ऊपर साबा टॉक का सहरा सजने जा रहा था, आपने अमेरिकन डेलीगेशन को देखा था, आपने वहाँ पर ईरानी डेलीगेशन को देखा था, बड़ा उनमें उतार चढ़ाव था। ईरान के अंदर सारे जो है वो बड़े बड़े PhD स्कॉलर्स और सब थे मौजूद। अच्छा, अमेरिकन के पास भी पढ़े लिखे ही डेलीगेशंस मौजूद थे। फ़र्क सिर्फ ये है, सिर्फ डिग्री ले लेना या पढ़ लेना काफ़ी नहीं होता, पीछे एक्सपीरियंस क्या होता। पाकिस्तान के आपके जो शख्स नज़र आ रही हैं, शख्सियात, उनका पूरा एक बैकग्राउंड है। ऐसे नहीं मुंह उठा के चल दिए। पहले कहते थे ना कि वो कुछ लोग जाते हैं पॉलिटिशियंस गैर मुल्की दौरे पे तो अपने नौकरों को भी साथ ले जाते हैं, अपने दोस्तों को भी साथ ले जाते हैं। ऐसा नहीं होता। आपको लग रहा होता है कि ये सिर्फ बिजनेसमैन है, आपको लग रहा होता है ये डॉक्टर है, बिहाइंड द कर्टन्स उसकी क्या कॉन्ट्रीब्यूशन है मुल्क के लिए, यू डोंट इवन नो दैट। तो इसी तरह वो लोग हैं। इस वक्त आप डेलीगेशन देखें कितना स्ट्रॉन्ग है। इस डेलीगेशन की वजह से मैं एक और खुशखबरी इस पूरी कौम को दे देता हूँ। ख़वातीन और हज़रात, आप लोगों के लिए एक बहुत ज़बरदस्त खबर यहाँ पर है कि इस वक्त खुदादादे मुमलिकत के अंदर हम देखते हैं कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस मुल्क को इतनी नेमतों से नवाजा है ना कि हमें कहीं और देखने की ज़रूरत नहीं है। सारे मौसम यहाँ पर हैं, दरिया से लेकर, झरनों से लेकर, पहाड़ों से लेकर, खेत खलियान से लेकर और समंदर से लेकर पोर्ट तक यहाँ पर मौजूद हैं। इसी के साथ साथ जो मादनी वसाइल है ना वो इतने हैं यहाँ पर कि आपको सिर्फ एक्सट्रैक्शन करने की ज़रूरत है, एक्सट्रैक्ट करना है एंड यू विल बी ऑन टॉप। इसी तरह कोहाट, जहाँ से मेरा ताल्लुक है, तो कोहाट के अंदर इस वक्त ये बताया जा रहा है कि तेल और गैस के बेइंतहा ज़खायर मौजूद हैं और इतने ज़खायर हैं कि पाकिस्तान की इकॉनमी इस वक्त बहुत ऊपर तेज़ी से जा सकती है। उसकी एक्सट्रैक्शन के लिए भी अमल शुरू किया जा रहा है और तकरीबन गैलन में अगर आप ले लें या बैरल में ले लें, कोई एक टर्म है विच आई एम नॉट एग्जैक्टली ऑन पॉइंट, लेकिन 25,000 का कोई जो है ना वो कोट किया गया है रोज़ाना की बुनियाद पर कि इतने ज़खायर मौजूद हैं तेल के भी और गैस के भी। अब जंग हो रही है तेल पर और घर में आ नहीं रही है गैस, तो इन तमाम चीज़ों के लिए अल्लाह ने कहा ये लो ज़मीन का ये वाला टुकड़ा, इसको अभी तक तुमने नहीं छाना है, इसको ज़रा एक्सट्रैक्ट करो, यहाँ से वसाइल निकलेंगे। क्या बात है। मतलब पाकिस्तान जो है वो स्ट्रेटेजिकली, जोग्राफिकली और मादनी वसाइल से माला माल, मतलब ये कि इसीलिए तो अमेरिका और सबकी नज़रें पाकिस्तान पर हैं। अल्लाह ताला इसको बस सलामत रखे। यहाँ पर जो लीडरशिप हमारी स्ट्रॉन्ग है और हम लोग इतना ज़्यादा हर चीज़ में तरक्की कर रहे हैं, बल्कि जो हम लोग एनरिच्ड हैं अपने मादनी वसाइल की वजह से, उसकी वजह से भी, जैसे रेयर अर्थ मेटल्स है, उसकी वजह से अमेरिका की नज़र पाकिस्तान पर है कि भाई हम इनके साथ अच्छे टाइज रखें। तो हर कोई पाकिस्तान के साथ अच्छे टाइज रखना चाहता है और पाकिस्तान भी भरपूर। मैं हमेशा एक जुमला कहता हूँ, आप कुछ भी गए, मुझे कुछ भी गए, मुल्क के लिए सबसे पहले एक जुमला मैं ये कहता हूँ कि अल्लाह ताला पाकिस्तान को, मैं हमेशा ये कहता हूँ पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान को जिंदा रखने वाले इदारे और लोग
वो भी पाइंदा बात, क्योंकि इसमें बड़ी कंट्रीब्यूशन है। इसी तरह आगे बढ़ते कुछ खबरें और भी हैं, और खबरें इस वक्त खुलासा इसलिए रख रहा हूँ सामने क्योंकि आपको पता होना चाहिए दुनिया में चल क्या रहा है। ये सोशल मीडिया बहुत सारी चीज़ें दिखाता है, लेकिन ऑथेंटिसिटी जो है ना वो आपको इसी मॉर्निंग स्पॉट पे मिलेगी एक खबर की। इसी तरह ईरान ने तकरीबन तमाम चीज़ों पर इत्तेफाक कर लिया, ईरान के साथ डील हो गई है, तो इस्लामाबाद जा सकता हूं अगर हो गई डील तो। अमरीकी सदर ने कहा है, भाई डोनाल्ड ट्रंप ने कह दिया है, सहाफियों से बात करते उन्हें बात करना बहुत पसंद है, बोलना बड़ा पसंद है, कुछ भी बोलें चाहे वो। वजीर आज़म पाकिस्तान और फील्ड मार्शल बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हम ईरान से माहिदे के बहुत करीब हैं, तेल की कीमतें नीचे आ रही हैं, ईरान एटमी हथियार नहीं रख सकता, हम ईरान को अच्छे तरीके से डील कर रहे हैं। मतलब एक तरह से ये कहना थोड़ा सा ना, अब देखें कहाँ एक वक्त में इनके ये पैगाम होता था हम पूरी सिविलाइजेशन तबाह कर रहे हैं, और कहाँ एकदम से ये पाकिस्तान के पीछे छुपकर डील की बातें करने लगे। तो ये आप इनका देखिएगा पैतरा कैसे कैसे बदल रहे हैं, और फौरन कभी ईरान के बाद साथ कह रहे हैं कि हम जो है ना उनसे बहुत मतलब अच्छा काम हो रहा है, ये सब अच्छी तरह से पीस प्रोसेस जा रहा है, और कभी एकदम से कह रहे हैं कि ईरान हथियार नहीं रख सकता ये सब। मैं जुमला बोलूं? हाँ। खैर मुझे ऐसा लगता है थोड़ी थोड़ी देर बाद सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, वो जो नहीं होता, तो वो सॉफ्टवेयर इनका जो एक्स है उसका सॉफ्टवेयर अपडेट होता है, चेंज होते रहते हैं ट्वीट। बेसिकली ये भी नहीं कूदना चाहते इस जंग में, लेकिन इनको इसराइल की तरफ से प्रेशराइज किया जा रहा है, तो फिर ये कभी कुछ बोल रहे हैं कभी कुछ बोल रहे हैं। तो इस वक्त इनकी बातों का अब कह रहे हैं कि ईरान की नेवी फिजाइया सब इन्होंने खत्म कर दिए, ईरान से इसी हफ्ते आखिर में मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, यानी कि एकदम से ये बात कहते हैं फिर कहते हैं मुज़ाकरात भी हो सकते हैं। मतलब इनकी मेंटल स्टेट देखें। फिर ईरान एटमी हथियार हासिल ना करने पर रजामंदी जाहिर की है, और उन्होंने कहा है कि लबनान और इसराइल के रहनुमाओं से भी अच्छी गुफ्तगू हुई है। अच्छा, एक अच्छी खबर यह है कि लबनानी सदर इसराइली वज़ीर आज़म को व्हाइट हाउस में उन्होंने कहा मैं बुलाऊंगा, और लबनान की सीज फायर में हिजबुल्लाह भी शामिल होगी, और 44 साल में ये पहली बार हो रहा है कि लबनान और इसराइल में सीज फायर हुआ है। तो अब ये सीज फायर कैसा होता है, 10 दिन का होता है, 2 हफ्ते का होता है, लेकिन ये कि एटलीस्ट अगर सीज फायर हुआ है तो मुमकिन है आगे भी सीज फायर ही रहे। और मतलब कभी देखें कभी पैलेस्टाइन को निशाना बना रहे हैं, तो उसके बाद फिर ईरान का नंबर, फिर एकदम से लेबनान में भी इसराइल ने ये सब शुरू कर दिया। तो आप खुद देख लें जंग कौन शुरू कर रहा है, और उसके बाद फिर ये सारा पीस प्रोसेस और ये सारा जो स्टेज सजता है उसके पीछे फिर अपने आप को अच्छा भी जाहिर करना है इन्होंने कि हम अच्छे हैं, लेकिन फिर इन्होंने अपने अज़ाइम भी पूरे करने हैं। और डोनाल्ड ट्रंप की दिमागी कैफियत का खुलासा आपके सामने रखते हैं, और उस खुलासे के अंदर ये बात मैं बता दूं कि ऐसे लोग आपके दरमियान भी मौजूद होते हैं, खुदारा इनसे होशियार रहिए, और अगर ये बीमार हैं ज़हनी तौर पर तो किसी न किसी करीबी अस्पताल में इनको जमा करा दीजिए, या इनके अहले खाना अगर जिंदा हैं तो उनसे रब्ता करके इनको घर में बंद करवा दीजिए। अमरीकी सदर ताल्लुक इससे नहीं, खबर से मैंने ऐसे पैगाम दिया आपको समझाने के लिए कि अगर कोई ऐसे लोग मौजूद हैं। खबर असल ये है कि अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ये कहा और बहुत जल्द ईरान में फतह मिलने का दावा किया है। अब कहते क्या हैं जनाब, नेवाडा जो रियासत है अपनी यूएस की, वहाँ जो लॉस वेगास है उसमें तकरीब से खिताब कर रहे थे, कहा ईरान बहुत प्यारा मुल्क है, ईरान से जंग नहीं करना चाहता था लेकिन जौहरी प्रोग्राम की वजह से करना पड़ा। अमरीकी सदर ने कहा कि ईरान जंग बहुत जल्द ख़त्म होनी चाहिए, जंग अच्छे तरीके से ख़त्म होनी चाहिए, और होने जा भी रही है। ईरान से जंग 2 माह में ख़त्म होने जा रही है, जो कि बड़ी बात है इनके लिए। 2 माह के उन्होंने टाइमलाइन दे दी है, देखते हैं इस पर कितनी देर तक ये कायम रहते हैं। फिर अमरीकी फ़ौज के पास इन्होंने कहा है कि हमारे पास जदीद टेक्नोलॉजी है और इसे मज़ीद बेहतर करेंगे, और उन्होंने तस्लीम किया है कि मईशत में रुकावट ईरान की वजह से आई, और वियतनाम और अफगानिस्तान में तवील अरसे से जंगें जारी रहीं, और उन्होंने ये भी कहा कि खाम तेल की कीमतें एकदम से $300 फी बैरल तक पहुंच जाएंगी, लेकिन आज देखें कि क्या कीमतें हैं, यानी कि इनकी ऑयल प्राइस फिर इन्होंने स्टेबल कर लिया है। और साथ ही इन्होंने ईरान को कहा है कि ईरान बड़ी ज़हीन कौम है और वहाँ के लोग फाइटर हैं। पता है इन्होंने ऐसा क्यों कहा है? क्योंकि इनके जो ईरान के जितने भी अवाम है ना, वो सड़कों पर निकल आए और बाकायदा वो इस अगर अमेरिका कोई ग्राउंड इन्वेजन करता है तो इसके लिए खुद को रजिस्टर करवाया सारी अवाम ने कि हम भी इस जंग में हिस्सा लेंगे, यानी कि डर के नहीं बैठे जैसे अमेरिका में। एक तरफ तुम्हारे फौजी जनरल तुम्हारी हरकतों से इस्तीफे दे रहे हैं, और दूसरी तरफ ईरान के अंदर जो सिविलियन हैं वो एंट्रियां दे रहे हैं, वो रजिस्ट्रेशन करा रहे हैं कि हम भी कफन बांध के सर पे निकलते हैं और आप आएँ, हम आपका वेलकम करेंगे, लेकिन जाने यहाँ से नहीं देंगे, जाएंगे आप हमारी मर्जी से। जैसे हॉर्मुज़ के अंदर अपनी मर्जी से आपने एंट्री मारी थी, अब जाएंगे आप इसकी मर्जी से। आप कह रहे हैं जेडी वेंस ने कह दिया है
कोर्ट में जो बॉल है वो सिर्फ ईरान के पास ये लोग समझ रहे थे कि ना ईरान भी कोई पैलेस्टाइन की तरह निहत्ते लोग होंगे, इनको जैसे चाहे बमबारी करके इन पर हमले करेंगे और ये कौम खत्म हो जाएगी। लेकिन इसका एक एक बच्चा जहाद करने को तैयार है और हथियारों से लैस है। मुझसे आप राब्ता कर लेते फिर आपको फिर इस कौम को जो ज़हीन कह रहे हैं ना, वो ऐसे ही ज़हीन नहीं हो गई, पिछले 47 साल से इसकी तैयारी कर रही थी, क्योंकि आपने इस पर सैंक्शंस इम्पोज किए हुए। आप मुझसे राब्ता कर लेते, हमारी डॉक्टर अफशीन से राब्ता कर लेते, हम आपको बुक्स दे देते, हम आपको तवारीख पढ़ा देते। ईरान की तारीख पढ़कर आप ज़रा सा एंट्री मारते तो आप थोड़ी प्रैक्टिस करके, थोड़ा होमवर्क करके, थोड़ा अपने टेक्नोलॉजिकल जो वेपन्स हैं, जो डेटरेंस हैं, वो लेकर उतरते। आपने बहुत हल्का ले लिया और आपने इतने हल्की में लिया चीज़ों को कि वो कहते हैं ना, बच्चे कहते थे घर पे जाके पड़ोस में, अम्मी वो बड़े बच्चे लेकर आए थे क्रिकेट के अंदर ना, तो हम नहीं खेल सके। तो बड़े बच्चों से अगर आपने राब्ता करना था, अब हो रहा है बड़े बच्चों से राब्ता ना, अब हाफिज साहब से राब्ता कर रहे हैं, अब हाफिज साहब चीज़ों को बता रहे हैं। अब आप नहीं समझ सकते ईरान की जो पूरी सकाफत है ना, जो 1000 साल से ज़्यादा की, कई 100 सालों की सकाफत है, उनकी पूरी एक हिस्ट्री है, पूरी एक जर्नी है, ड्राइव होती है यहाँ पर आई है। आप सिर्फ वो पढ़ लेते तो शायद आपको आसानी हो जाती। ईरानी सदर की मैं बात करूँ, मसूद पज़ेश्कियान, बड़े इस वक्त लाइमलाइट में है कि ये और एक अब्बास इराक़ची साहब, ये दो लोग हैं बड़े जो है ना मंजर आम पर आ रहे हैं तमाम। और अल्लाह ताला इनको सलामत रखे, क्योंकि अमेरिका की जो कोशिश है जितनी भी लीडरशिप है वो खत्म हो जाए, लेकिन फिर उन्होंने देख लिया ना खामनाई को एलिमिनेट करके कि उनसे भी ज़्यादा अब जो है उनके लिए मुज़ाकरात के रास्ते भी बंद हो गए थे फिर, और उसके बाद फिर खूब जंग उनकी पिटाई हुई, तो उन्होंने फिर अब लोगों को मारना कम कर दिया। और एक शख्सियत और है कारी बाब साहब, वो भी बड़े इस वक्त एक्टिव हैं। मतलब बच्चे को पता है अमेरिका के अंदर, मैं तो और कहीं की बात ही नहीं कर रहा, अमेरिकन बच्चों को भी पता है ये 3 शख्सियत कौन है। और चौथी जो आगा खामनाई साहब हैं, सुप्रीम लीडर, अच्छा वो रहते हैं लाइमलाइट से दूर। शुरू में भी उनकी हिस्ट्री ये रही है, ना आपको तस्वीरें मिलेंगी उनकी, ना आपको एक्टिविटीज होती दिखेंगी। अब जो तस्वीरें भी आ रही हैं या तो AI जनरेटेड हैं या जो वीडियोस जारी की जा रही हैं, ये जो है ना, देखें हमारी मिलिट्री ने ईरान के एयरपोर्ट पर उतर के तेहरान में जाके एक पैगाम दिया है दुनिया को कि देखिए आप लोकेशन भी चेक कर सकते हैं, हमें किसी से डर नहीं है, हमें पता है कि यहाँ पर जंगें हो रही हैं, यहाँ पर सिक्योरिटी कोई लूप होल्स भी हो सकते हैं, लेकिन हमें किसी का डर नहीं है। हम यहाँ पर एयरपोर्ट पर उतरे हैं और सारी दुनिया ने लोकेशन जुमला बड़ा गहरा आपने दिया, इस जुमले पर शुक्रिया कि आपने याद दिलाया। एक वाज़े पैगाम ये दिया गया है कि ईरान के अंदर ये बात बड़ी आम हो गई थी कि इजराइल और अमेरिका जैसे चाहते हैं निशाने पर, टारगेट के ऊपर मिसाइल फेंक देते हैं और टारगेट अचीव भी हो जाता है। ये माजी के अंदर आपने देखा जो शहादतें मौसूल हुई हैं, वो शहादतें बड़े दिल से जो है ना वो हासिल की गई हैं, वो दिल को करीब ला कर शहादत को ना फिर आपने जो है ना वो उसको दिया है। किस तरह आपको पता है कि मिसाइल गिरना है और मेरा घर यहाँ पर है, अब मैं यहीं पे रह रहा हूँ, तो मुझे फिर शौक है ना शहादत हासिल करने का। मैं डर के नहीं भाग रहा हूँ बख्तरबंद में, मेरी मीटिंग है फला 4 बजे उस हेडक्वार्टर के अंदर, मुझे पता रेड जोन एरिया है, वो कुछ भी हो सकता है, मैं फिर भी मीटिंग करने जा रहा हूँ। इसी तरह ईरान के बारे में पता है कि मिसाइल्स आ सकते हैं, जा सकते हैं, फिर भी आपकी मिलिटरी जो आपकी लीडरशिप है वो उतरती है तेहरान में, और तेहरान में ही मौजूद थे। रेड अलर्ट था, दुनिया की नजरें इस वक्त तेहरान पे थी कि दुनिया का सबसे ताकतवर तरीन इंसान इस वक्त पाकिस्तान के सबसे ताकतवर इंसान के साथ जो है ना वो राब्ते में है और वो तेहरान के अंदर है। अब आप जरा सोचें कि चल क्या रहा था, जज्बा क्या होगा। इसी तरह मैं बात कर रहा हूँ मसूद पज़ेश्कियान साहब की, उन्होंने जंग रोकने में पाकिस्तान की जो जिम्मेदाराना काबिल सताइश जो आपकी समझे कि कंट्रीब्यूशन है ना, ब्यूटीफुल कंट्रीब्यूशन, उसको सराहा। ईरानी सदर ने यह भी कहा कि इनका मुल्क अमन, इस्तेहकाम, खित्ते में बरातराना ताल्लुकात का ख्वाहा है। उन्होंने ये वाजे किया कि ईरानी अवाम का वादे तोड़े जाने की वजह से ना अमेरिका पर एतमाद नहीं है, और जोर दिया इस बात पर कि आलमी जो कवानीन हैं और जो उसूल हैं उसके तहत ईरानी कौम के हुकूक पर जो है ना दोबारा से बात होनी चाहिए, हुकूक बरकरार रहने चाहिए। क्यों हुकूक मस कर दिए गए? बिल्कुल, सदर पज़ेश्कियान ने कहा कि अमेरिका इस तनाज़े में फातेह बनकर नहीं उभरेगा। मतलब जो अमेरिका समझ रहा है ना कि मैं ये जंग जीत जाऊंगा और मैं बहुत पावरफुल हूँ, हमारे पास नेवी है, ये है, वो है, अरे भाई आप इस वक्त आइसोलेट होने जा रहे हैं, क्योंकि बरतानिया ने, इटली ने, पता नहीं कौन कौन से कनाडा करके आ रहे हैं, कनाडा, हर कोई कह रहा है हम आपके साथ नहीं है, तो नेटो भी मना कर रहा है। मतलब हर कोई पीछे हट रहा है। इस वक्त जगहसाई हो रही है अमेरिका की, और इस जंग को शुरू कराने में उनको हर कोई जो है ना वो कोई भी सपोर्ट नहीं कर रहा है, बल्कि हर जगह से उनकी जगहसाई हो रही है। चलें जी आगे बढ़ते हैं। और उन्होंने ईरानी सदर ने यह भी कहा कि सहूनी रजीम अपने अज़ाइम के ताक़ुब में है। उन्होंने उम्मीद जाहिर की है कि इस्लामी उम्मा का इत्तेहाद सहूनी रजीम के अज़ाइम पूरे होने से रोकेगा। अब ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, क्योंकि ख़ित्ते की सिक्योरिटी हो या फिर आपकी जोग्राफिकली अगर आप देखें
तो पाकिस्तान और ईरान के बॉर्डर्स मिले हुए हैं। इसी तरह ईरान से सबसे ज़्यादा करीब जो है वो यूएई है, और यूएई की अगर आप बात करते हैं तो वहाँ पर मामला कुछ दूसरी तरफ चलते दिखाई देते हैं। होने इस तरफ चाहिए थे, हैं वो दरिया के उस पार। कोई बात नहीं, इस्लामाबाद के अंदर अगर बात करें ना, ईरान और अमेरिका के जो दरमियान एक इस्लामाबाद टॉक होने चाहिए थी, वो हुई। अब दोबारा जो होने जा रही है वो भी मैं आपको बता दूं कि इसके दरमियान जो जंग बंदी मुआहिदा है ना, उसके हवाले से मुज़ाकरात के मुमकिन दूसरे रोज़ की तैयारियां, सिक्योरिटी को इंतहाई सख्त करने का फैसला कर लिया गया है। पिंडी हो, इस्लामाबाद हो, तमाम ट्रांसपोर्ट अड्डे 10 रोज़ के लिए बंद रहेंगे, जबकि 26 अप्रैल तक नाफिजुल अमल ये रहेगा नोटिफिकेशन। इसी दौरान दीगर जो ज़िले हैं ना, वहाँ से जुड़वा शहरों में दाखिल होने वाली जो ट्रैफिक है उसको भी मुअत्तल किया जाएगा, और साथ साथ जो हायर ऑफिशल्स हैं उन्होंने पब्लिक ट्रांसपोर्ट, टूरिज्म सर्विसेज और रेंट कार सर्विस को भी आर्जी तौर पर बंद रखने का फैसला किया है। बिल्कुल, जो पाकिस्तान ने पहले जो पीस टॉक हुए थे उस राउंड में भी जिस तरह से सिक्योरिटी का मुजाहरा किया, मतलब आप सोचें कि 16 एयरक्राफ्ट पूरे सिक्योरिटी इक्विपमेंट समेत आ रहे हैं, पाकिस्तान में उतर रहे हैं, और पीछे जो हमारा पड़ोसी मुल्क है वो हम पे कैसे कैसे ताने कस रहे थे कि यहाँ ये हो जाएगा। जेडी वेंस तो आ ही नहीं रहे, फिर जब जेडी वेंस को उतरते हुए दिखाया, एयरपोर्ट पर खुद सीढ़ियाँ चढ़ते हुए आए और वजीर आजम से मुसाफा किया, मतलब क्या हुआ। तो आपने देखा नहीं वहाँ पे कौन सी चंदन की लकड़ी बिकने लगी है वहाँ पे ना, शमशान घाट भर चुके हैं और राखों के अंबार जो है ना वहाँ पर पहाड़ है। कोई बात नहीं, तुमने सर्फ नहीं खाना है मोदी, बिल्कुल नहीं खाना है, मैं तुम्हारे साथ हूँ, इज़हार यकजहती करता हूँ तुमसे, मोहब्बत है मुझे तुमसे, तुम्हारे चेहरा जो है ना, तुम सिर्फ किसानों के बारे में बात करो, सब उस पर फोकस करो। कोई काम ऐसा नहीं करना है जिससे तुम्हारी सेहत पर असर पड़े। सेहत ख़राब करने के लिए हम हैं, आपने कोई जहमत नहीं देनी है। और फिर आपके जितने भी पैरोकार हैं ना, ये कौन सी इनकी बीजेपी वाले, बिल्कुल रिलैक्स रहना है। पाकिस्तान इसी तरह झटके देगा ज़लज़ले के, और आपने इसको सहना है, महसूस करना है, और इसके जो मज़े हैं वो लेने हैं। तमाम चीज़ें आपने फील करनी है, बस हम आपके साथ हैं। कोई हो ना हो, तुम्हें कुछ भी गए, रोना नहीं है, किसी को कंप्लेन नहीं करनी है, कोई कमेंट नहीं करना है, डायरेक्ट मुझे बताना है। मैं यहाँ मॉर्निंग स्पॉट में बैठ के तुम्हारी जो बातें हैं वो यहाँ रखूंगा। कुछ मैं इसके साथ हूँ ना, मैं यार अकेला है, पूरी दुनिया में अकेला हो गया, ना रशिया पूछ रहा है, ना ईरान पूछ रहा है, ना सऊदीया पूछ रहा है, अब्बू तक तो पूछ नहीं रहे हैं, अमेरिका भी नहीं पूछ रहा है। सबने इस बच्चे को जिस कचरे के ढेर से उठाया था वहीं जाके वापस रख दिया है। हम तुम्हारे साथ हैं, कोई मसला नहीं। बिल्कुल, इस वक्त पाकिस्तान को अल्लाह नजर बद से महफूज रखे और बुरे लोगों से पनाह में रखे, क्योंकि और बुरे लोगों को सामने रखे हमारे ना, इबरत का मुकाम बना के। बिल्कुल, क्योंकि इस वक्त जो है ना, जो भी सिक्योरिटी खदशात हैं उससे मौसर तौर पर पाकिस्तान निमट रहा है और निमटेगा इंशाल्लाह। और रावलपिंडी में जो सिक्योरिटी है ना, इस वक्त वो हाई अलर्ट कर दी गई है, जबकि जितनी भी अहम तनसीबात हैं, चाहे वो दाखिली हो खारजी हो, तमाम रास्तों पर हसास जो मुकामात हैं उन पर इजाफी नफरी भी तैनात की जा रही है। अच्छा, ये बड़ा ज़रूरी पॉइंट है, क्योंकि लास्ट टाइम डिस्कस करना रह गया था जब इस्लामाबाद टॉक का आगाज़ हुआ। उससे पहले आप देखें कि दुनिया की जो टॉप लीडरशिप है या दुनिया की इम्पोर्टेंट तरीन शख्सियात है ना, वो शख्सियात जब उतर रही थी यहाँ पर, तब ही मैंने कहा था, बल्कि मैंने क्या, हर शख्स ने कहा था, जो बाशऊर जी शऊर इंसान, इसने कहा था सिक्योरिटी हाई अलर्ट होगी, क्योंकि जो तकरीब करने वाले लोग हैं वो इस वक्त ऐसा कुछ षड्यंत्र रचाएंगे। पड़ोसी वर्ड इसलिए यूज़ किया है क्योंकि उधर से कुछ हो सकता था कि आपकी ये जो पूरा इमेज बनता दिखाई दे रहा है, उभर रहे ना आप डुबो दिए जाएं। तो इस वक्त आपको ज़रूरत ये है कि आप एज अ शहरी भी, सिविलियन की अगर मैं बात करूं, कोई ऐसी हरकत देखें अपने शहर के अंदर, अपने इलाके के अंदर, अपने मोहल्ले के अंदर, कोई ऐसे किराएदार देखें जिनके ऊपर आपको कहीं ना कहीं शक हो, तो इलाकाई पुलिस को आप कम से कम जो हेल्पलाइन नंबर होता है उसको ज़रूर इन्फॉर्म करें। इस वक्त मैं आपको बात बता दूं कि दुनिया के सबसे ताकतवर तरीन इंसान लेकिन नामाकुल इंसान, उनके आने की भी खबरें आ रही हैं कि हो सकता है सरजमीन पाकिस्तान उनको ये मौका दे कि वो उस पर कदम रख सकें। और ये मौका जो है वो इसीलिए मिलेगा कि आप अगर मान लेंगे बात, पड़ोसी मुल्क के साथ नहीं करेंगे झड़पे, ईरान पर नहीं आप फालतू में कोई ऐसी बात करेंगे, तो आने की इजाज़त है, वेलकम। लेकिन बात ये है कि जेडी वेंस का चल रहा है अभी मामले में कि जेडी वेंस आएंगे या फिर ट्रम्प आएंगे। नहीं, वो उन्होंने जब देखा एक वाज़ेह किया है पैगाम जो है ना, कितना हाई प्रोफाइल प्रोटोकॉल
मतलब कितने अच्छी तरीके से पाकिस्तान ने ये सब कुछ मैनेज किया। तो अब डोनाल्ड ट्रम्प का भी दिल चाह रहा होगा हम पाकिस्तान जाके देखें। जेडी वेंस को ही सारी लाइमलाइट मिल गई, सारी तवज्जो जेडी वेंस पे चली गई, तो अब मुझे क्यों ना तवज्जो आए। जेडी को हमने नेटी जेटी से जो वहाँ और 12 तक पहुंचाया ना और घुमाया है, हाँ। इतनी तो उसकी अपनी फैन फॉलोइंग पूरी दुनिया में नहीं होगी जितनी फैन फॉलोइंग इस वक्त जेडी भाई की जो है ना वो हमने क्या नील के साहिल से लेके ताबका के काशिगर तक इतना घुमाया है। कभी बस की छत पे बिठा दिया, कभी रशिया में बिठा दिया, कभी हलीम खिला दिया, कभी जावेद निहारी, कभी इस्लामाबाद की मार्केट, कभी कोहाट की बड़ा मार्केट, कहाँ नहीं लेके घूमे जेडी को। तो बस अब ये वक्त डोनाल्ड ट्रम्प चाह रहे हैं कि आई वांट टू स्टील द लाइमलाइट जो जेडी वेंस को मिली है। अच्छा, जेडी वेंस अगर अगली दफा आते तो हम उनको ऐसी जगह लेके जाएंगे जो आज हमारा पैकेज है डॉक्यूमेंट्री बनाइए, और हम आपको लेके जा रहे हैं। और जेडी वेंस ये आपके लिए भी खास तौर पे कि अगली दफ़ा आएंगे तो रक्शे में मैं और आप जाएंगे सेवन शरीफ की सरजमीन, जो सदियों पर मुहित तारीख, तहजीब और रूहानियत का एक ऐसा खूबसूरत हसीन इम्तिजाज है ना कि अब मैं बताता रहूँगा, आपको नहीं फील होगा। आप देखें डॉक्यूमेंट्री, आप महसूस करें। सेवन शरीफ की सरजमीन, सदियों पर मुहित तारीख, तहजीब और रूहानियत का ऐसा हसीन इम्तिजाज है जो इसे सिंध के कदीम तरीन शहरों में नुमाया मुकाम देता है। दरियाए सिंध के किनारे आबाद ये शहर माजी की उन गहरी तहों से जुड़ा हुआ है जहाँ मुख्तलिफ तहजीबें, मज़ाहिब और अदवार अपने नकूश छोड़ते गए। तारीखी हवालों में 327 कबल मसीह में सिकंदर आजम के हमले के दौरान पटाला नामी मुकाम का जिक्र मिलता है। ताहम माहिरीन के दरमियान इस बात पर इख्तिलाफ पाया जाता है कि आया ये मुकाम मौजूदा सेवन था या सिंध डेल्टा का कोई और इलाका। इसी तरह मुख्तलिफ अदवार में इस खित्ते को मुख्तलिफ नामों से पुकारा गया, जिनमें सेविस्तान या सैस्तान जैसे नाम भी शामिल है। ताहम इनकी तशरीह के हवाले से भी मौरखीन में इख्तिलाफ मौजूद। सेवन की कदामत का अंदाजा यहाँ मौजूद आसार कदीमा से भी होता है। मंशर झील के अतराफ कदीम बस्तियों के आसार, बुद्ध के स्तूपा, जरतश्त मजहब के दख्मे और कदीम गारें इस खित्ते की तहजीबी वसअत को जाहिर करती हैं। माहिरीन आसार कदीमा के मुताबिक ये इलाका वादी सिंध की कदीम तहजीबों, खुसूसन आमरी और मोहनजोदड़ो कल्चर से भी किसी न किसी तौर पर जुड़ा हुआ है। ताहम सेवन शरीफ की असल पहचान इस वक्त बनी जब यहाँ हजरत लाल शहबाज कलंदर ने सकूनत इख्तियार की। उनकी आमद के बाद ये शहर महज एक तारीखी मुकाम नहीं रहा, बल्कि रूहानियत का मरकज बन गया, जहाँ से मोहब्बत, रवादारी और इंसान दोस्ती का पैगाम फैलने लगा। उनके मज़ार पर आज भी रोजाना हजारों अकीदतमंद हाजिरी देते हैं और लंगर की रिवायत इस शहर की शनाख्त बन चुकी है। सेवन शरीफ में कदीम किले के आसार, यक थम्बी, चार थम्बी और दीगर तारीखी मुकामात इसकी कदामत की गवाही देते, जबकि ये शहर कई दीगर सूफिया का मस्कन भी रहा है। वक्त के साथ इसकी इंतजामी हैसियत भी तब्दील होती रही। ये कभी जिला कराची का हिस्सा रहा, फिर दादू की तहसील बना और अब जामशोरो जिले की एक अहम तहसील है। आज का सेवन शरीफ माजी की अजमत के साथ साथ हाल की तरक्की की भी अक्कासी करता है, जहाँ तालदारे, अस्पताल, ज़रूरी सरगर्मियाँ और तिजारती मराकज़ मौजूद हैं। यूँ ये शहर एक ऐसी जिंदा तारीख है जहाँ कदीम तहजीब, रूहानियत और जदीद जिंदगी एक साथ सांस लेती दिखाई देती है, और यही इसे सिंध की पहचान बनाता है।